हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली है 12.2 नई वाली किताब की बात कर रहा हूं मैं। इसके प्रश्न 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा AK स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। इस बैच में आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फी रहेगी वो रहेगी 599। ये पूरे 1 साल की फीस है। मतलब सिर्फ इतने प्राइस में आपको, ठीक है, पूरे साल इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली अपने डाउट पूछ पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 6 से। जो यहाँ पे छठा प्रश्न है, इसमें बोला गया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, लोहे के स्तंभ से बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो होता है वो 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले तो फिगर बनाएंगे हम। यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया वो कैसा बना हुआ है। नीचे एक बेलन है और उसके ऊपर फिर से एक छोटा सा बेलन रखा हुआ है। जो नीचे बेलन रखा है ना, इसका ऊंचाई बताया गया 220 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे H जो है, ठीक है ना, ये हो गया है 220 सेंटीमीटर। और इस बड़े वाले बेलन का जो आधार बताया गया है, ठीक है ना, आधार का व्यास वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। अगर मैं इस बड़े वाले बेलन की त्रिज्या को कैपिटल R बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है कैपिटल R क्या हो जाएगा, जो भी व्यास है बड़ा वाला उसका आधा, यानी कि 24/2 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई H तो हमें बताई गई है। ठीक है, H कितना है 220 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक दूसरा बेलन रखा हुआ है जिसकी जो त्रिज्या है वो मैंने स्मॉल r बोली है और ऊंचाई स्मॉल h बोली है। ठीक है, फिगर में मैंने जानबूझ के लिख दिया है ताकि ये क्लियर रहे कि मैं स्मॉल h किसकी ऊंचाई बोल रहा हूँ, कैपिटल H किसकी ऊंचाई बोल रहा हूँ, कैपिटल R किसकी त्रिज्या है और स्मॉल r किसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो जो यहाँ पर छोटा वाला बेलन है इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। यहाँ भी जाओ तो लिख दो। ठीक है, h बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो भी ये स्ट्रक्चर है लोहे के स्तंभ से बना है, तो लोहे का कितना द्रव्यमान इसमें लगा है, द्रव्यमान निकालें। ठीक है, द्रव्यमान के लिए पहले हम आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद द्रव्यमान निकालेंगे। पहले आयतन की बात करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कुल आयतन। ठीक है, स्तंभ का कुल आयतन जो होगा वो कैसे आएगा, नीचे वाला जो बेलन है इसका आयतन और जो ऊपर छोटा सा बेलन दिख रहा है उसका आयतन, दोनों का आयतन जोड़ दोगे आपको कुल आयतन मिल जाएगा। तो जो नीचे वाला बेलन है इसका आयतन होगा पाई r स्क्वायर h, लेकिन r कौन सा आएगा, इसका r आएगा, इसका ही h आएगा प्लस। ऊपर वाले बेलन का भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन इस बार त्रिज्या उसकी दूसरी है, स्मॉल r है, और ऊंचाई भी दूसरी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो यार। यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं हम। पाई कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा r⁻2h प्लस यहाँ पर भी स्मॉल r⁻2 स्मॉल h। अब इनके मान रख दो यार बस। पाई यहाँ पे हमें 3.14 यूज करना है। ठीक है, r मतलब कैपिटल R, यानी इसका कितना दिया गया है 12, तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा, यानी 12 × 12 गुणा में h है, h कितना है, बड़ा वाला h जो है वो है 220 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल r 8 है, तो स्मॉल r का स्क्वायर यानी 8 × 8 गुणा में h कितना है 60। ठीक है, अब यहाँ से देखो यार, बाहर है 3.14, अंदर आप सीधा सीधा गुणा कर लो। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है 144 गुणा में कितना बचा हुआ है 220 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64 गुणा में कितना बचा हुआ है 60। ठीक, बाहर 3.14 ऐसे रहने दो, यहाँ से गुणा करो। 1 0 है तो पहले 1 0 लगा दो, फिर 22 का पहाड़ा पढ़ लो। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि 22 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ये काम आता है। तो 22 गुणा में 4 करोगे, 22 × 4 हुआ 88 का 8 हासिल गया 8। 22 गुणा में 4 फिर से 88 में 8 जोड़ोगे 96 का 6 हासिल जाएगा 9। फिर 22 एकम 22 और 9 जोड़ोगे 31। ठीक है, इतना हो गया प्लस
यहाँ पर 1 0 तो पहले 1 0 लगा दो, 6 से गुणा कर लिया सीधा, 6 गुणा 4 24 का 4 हासिल किया 2, 6 गुणा 6 36 और 2 38। ठीक, तो यहाँ से कितना 3.14, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, शून्य में शून्य जोड़ोगे शून्य ही आएगा, 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 जो हासिल किया था, और साथ में ये 3 भी बन जाएगा। इतना आया, इसको हमें 3.14 से गुणा करनी है, तो इसको सीधा इससे गुणा कर। देखो यार 1 0 है ना, तो मैं क्या करता हूँ पहले 1 0 लगा देता हूँ, सिर्फ इतने को मैं गुणा करूँगा, ये 0 मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना 3 5 5 2। ठीक है, इसको गुणा करना है 3.14 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0 हासिल किया 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, क्रॉस लगाया, 1 से गुणा करें तो वही आ जाएगा, यानी कि 2 5 5 यहाँ 3, फिर 3 से करोगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, तो यहाँ हो गया 8 2 5 और 2 7 और 6 13 का 3 हासिल किया 1, 15 हो गया, ये हासिल फिर से 1 गया, 6 3 और 1 10 और 1 11। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 1 1 5 3 2 8, 1 1 1 5 3 2 8। कायदे से 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक 0 भी था, मैंने 0 लगाया है, तो उसका ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार 2 के बाद दशमलव यानी कि यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो इतने घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आयतन आ गया घन सेंटीमीटर में। हमें बताया गया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, तो जितना भी घन सेंटीमीटर है उसको 8 से गुणा कर दो, कुल द्रव्यमान निकल जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो मैंने लिखा कुल द्रव्यमान बराबर 1 घन सेंटीमीटर का 8 ग्राम है, तो 8 से इसको गुणा कर देंगे, 1 1 1 5 3 2 0.8 0 है, भूल जाओ, 0 ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो 8 से गुणा करोगे, 8 गुणा में 8 64 का 4। ठीक है ना, 8 गुणा 8 64 का 4 हासिल गया 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 हासिल गया 2, 8 3 24 और 2 26 का 6 हासिल गया 2, 8 पंजे 40 और 2 42 का 2 हासिल गया 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 एकम 8 और हासिल 1 9, फिर यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, इतने ग्राम। ठीक है ना, इतने ग्राम आ गया। अगर आप इसको किलो में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भाग दोगे, यानी कि 0.3 अंक कूद के इधर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 892.2624 लिखता हूँ तो ये किलोग्राम बन जाएगा ग्राम से। ठीक है, किताब में सिर्फ इतना ही दिया गया है, ये राउंड ऑफ कर दिया गया, आप चाहो तो इतना लिखो, पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना किलो आ गया इसका द्रव्यमान। ये था इसका पहला प्रश्न। ठीक है, मतलब इस वीडियो का पहला प्रश्न। अब देखो जो 7वां प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। ठीक है, पहले इतना फिगर बना लेते हैं। ठीक है, जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिली, क्या बोला गया कि कोई ठोस कुछ इस डिजाइन का है कि नीचे अर्धगोला है, मान लो ये अर्धगोला रख दिया और उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। त्रिज्या मतलब यहाँ पर अगर मैं एक अर्धगोले की त्रिज्या को r बोलता हूँ तो शंकु की त्रिज्या भी इतनी ही है। तो r हमें बताया गया है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है ना शंकु की, ये मान लो अगर मैं इसको स्मॉल h बोलूँ ऊंचाई, तो ये भी हमें बताया गया है, कितना बताया गया है 120 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या गया है, इस ठोस को, जो ये ठोस बन गया, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसको किस में डाला गया, इसको एक बेलन में डाल दिया गया। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बेलन था और बेलन में इसको सीधा सीधा ऐसे ही डाल दिया गया। हालांकि बेलन की भी जो त्रिज्या है ना, वो हमें कितनी बताई गई है, बेलन की भी त्रिज्या हमें इतनी ही बताई गई है। ठीक है, तो आप कहोगे यार जब त्रिज्याएं बराबर होंगी तो इसके अंदर जाएगा कैसे सेम साइज का, मान के चलो हल्का बहुत फर्क होता है, लगभग 60 ही। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया गया ऐसा। और जो ये बड़ा वाला बेलन है ना, इसकी ऊंचाई को अगर मैं h बोलूं, तो जो बड़ा वाला h आया है बाहर वाले बेलन का, वो है 180 सेंटीमीटर। अब हमें बताना ये है कि अगर जो ये पीले कलर का आपको बाहर से बेलन दिख रहा है, ये पानी से भरा हुआ था, उसके अंदर मैंने जो व्हाइट वाला सॉलिड
स्ट्रक्चर है डाला है, तो कितना पानी इसके अंदर बचेगा। ठीक है, तो बेलन में शेष पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे शेष पानी का आयतन। कैसे निकालोगे भाई शेष पानी का आयतन? जो बड़ा वाला बेलन है पहले उसका आयतन निकाल लो। तो बड़े वाले बेलन के लिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि बड़े वाले बेलन की त्रिज्या भी वही है, तो स्मॉल आर ही है, लेकिन एच अलग है। एच कौन सा है? कैपिटल एच। ठीक है, इसमें से क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? जो अर्धगोला है और जो शंकु है इनका आयतन जोड़ो और बड़े वाले में से माइनस कर दो। जो बचेगा आयतन, उसी आयतन में पानी होगा, यानी उतना पानी बचा हुआ है। ठीक है, तो इतना पानी टोटल था, उसमें से हमने अर्धगोले का आयतन यानी 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर सबका ही सेम है, एच लेकिन इसका अलग है, स्मॉल एच है शंकु का। ठीक है, तो शंकु के लिए स्मॉल एच लिखोगे, जबकि इसके लिए कैपिटल एच लिखोगे। अब जो जो कॉमन है एक बार वो कॉमन ले लेते हैं। पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, पाई कॉमन आ गया। आर स्क्वायर, आर क्यूब है तो आर स्क्वायर मिल जाएगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब अंदर क्या क्या बच रहा है देखो, यहाँ पाई आर स्क्वायर बाहर लिया, एच बचा हुआ है, ये माइनस ये रहा, ब्रैकेट चालू करोगे यहाँ पे 2/3 पाई बाहर है, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर है तो एक आर बचेगा, प्लस 1/3 पाई बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, एच। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखो यार, ठीक है, याद रहे कि ये ब्रैकेट देखो यहाँ है, ठीक है, जबकि ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे है। अब देखो यार, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का वर्ग है, स्मॉल आर, आर तो खैर सबका सेम ही है, कितना 60, तो ये हो जाएगा 60 का वर्ग, कैपिटल एच बड़ा वाला एच कितना है 180, माइनस यहाँ पे आ गया 2/3 गुणा में आर यानी कि 60, प्लस 1/3 गुणा में एच, एच स्मॉल वाला है 120। तो यहाँ से देखो यार 22/7 अपनी जगह गुणा में 6 का वर्ग 36, 1 जीरो है वर्ग हो रहा है तो 2 जीरो हो गया। यहाँ पे आया 180 माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि 20 गुणा में 2, यहाँ पे कितना बच रहा है 20 गुणा में 2 कितना होता है 40, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 जीरो तो 1 जीरो, 40 गुणा में 1 कितना होता है 40 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, 2 जीरो है 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 22 को सीधा सीधा गुणा कर लो यार, 22 गुणा में 6, 22 गुणा में 6 132 होता है, 132 का 2 हासिल गया 13, फिर 22 गुणा 3 66 होता है, 66 में जो हासिल 13 जोड़ा था, ठीक है, मतलब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 79। ठीक है, और नीचे बचा हुआ है 7। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 40 और 40 80, 180 में से 80 गया 100 बचेगा। ठीक है, तो यार इसको सीधा सीधा 7 9 2 00 यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, बटे में 7। ये किस में चल रहा है सब कुछ, घन सेंटीमीटर में। अगर इसको आपको घन मीटर में बदलना है तो 7 9 2, ठीक है, 4 बार 0 है, बटे में 7 है। अगर सेंटीमीटर से क्या बदलना है घन मीटर में, तो इसको किससे भाग देना पड़ेगा। देखो अगर सेंटीमीटर होता और मीटर बदलना होता तो हम 100 से भाग देते, लेकिन यहाँ पे घन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है घन, तो 100 भी 3 बार आएगा, यानी 100 का भी घन आएगा। क्योंकि आंसर पीछे मीटर में दिया गया इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसा जरूर नहीं है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 के बाद दशमलव लगा दो, यानी कि 7.92 बटे में 7। ठीक है, ये जो 2 जीरो थे ना, इसके बदले में मैंने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 792 बटे में 100 क्या हो जाएगा 7.92, और ये 7 बचा रहेगा। अब इसको हमें क्या करना है यार, बस 7 से डिवाइड करना है, 7.92 डिवाइड बाई 7 एकम 7 हुआ। ठीक है, यहाँ 0 बचा, 9 उतारोगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, 7 एकम 7 हुआ, फिर से यहाँ 2 बचा और यहाँ से 2 उतारोगे, 7 तियाँ 21 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगा है 0, 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, 0.4 हटा सकते हैं, यानी कि लगभग ये आ जाएगा 1.131 घन मीटर, लगभग है ये। ठीक है, क्या आया ये लगभग आया। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। अब देखो इसका जो आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो बर्तन है ना वो कुछ इस तरह है कि नीचे तो इसका गोलाकार भाग है और ऊपर उसकी गर्दन है। जैसे यहाँ पर सुराही टाइप है बर्तन, ठीक है, यहाँ बेलनाकार गर्दन है इसकी और नीचे इसका ये गोलाकार भाग है। ठीक है, अब जो ये ऊपर बेलनाकार हिस्सा है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर इसके व्यास को मैं D1 बोलूँ और त्रिज्या को मैं R1 बोलूँ, ठीक है, त्रिज्या को क्या बोलूँ मैं R1, इतने को। ठीक है, तो व्यास जो बताया गया है वो हमें बताया गया है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ऊंचाई को अगर मैच बोलूँ तो ये सीधा सीधा 8 सेंटीमीटर है। और ये जो बड़ा वाला बर्तन है इसके व्यास को अगर मैं D2 बोलूँ और त्रिज्या को R2 बोलूँ, ठीक है, मान लो यहाँ सेंटर है, त्रिज्या को R2 बोलूँ, ठीक, तो यहाँ पर इसका व्यास जो है यानी कि बड़ा वाला D2 वो है 8.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका आयतन निकालना है और चेक करना है कि जो बच्चे ने निकाला है वो सही है या नहीं। बर्तन का कुल आयतन, ठीक है, आप क्या लिखोगे, बर्तन का कुल आयतन, मैं सिर्फ कुल आयतन लिख रहा हूँ। कैसे निकलेगा, नीचे वाले गोलाकार भाग का आयतन और ऊपर वाला जो बेलन था, तो ऊपर वाला बेलन है तो क्या हो जाएगा पाई R²H, और नीचे जो गोलाकार भाग है गोले का आयतन 4/3 पाई R³। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 माना है हमने, तो जो बेलन है उसमें R1 है और इसका हमने क्या माना है R2। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल पाई कॉमन है, पाई कॉमन लिख लिया, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया R1² और यहाँ से हो गया 4/3 पाई बाहर है R2 की। तो यहाँ से पाई का मान हमें 3.14 प्रयोग करना है। R1 यानी कि जो छोटा वाला R है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, H ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, 4/3 R2 का क्यूब, R2 कितना है ये बड़ा वाला, ठीक है, 8.5/2 तो हो जाएगा 8.5/2। इसका घन निकालना है यानी 3 बार लिखना पड़ेगा गुणा में इसको, तो यहाँ से लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ यार, बाहर चल रहा है 3.14, 8 गुणा में 1 हो गया 8, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, देखो यार यहाँ से अगर लास्ट में 5 है, इकाई का अंक 5 है तो इसका ट्रिक तो मैंने बताया था। ठीक है, अगर इसका वर्ग निकालना हो पहले इन दोनों गुणा करें तो इसका ट्रिक बताया था, लास्ट में 2 5 आता है, 8 है तो 8 से एक ज़्यादा 9 होता है, 8 नहीं 72। ठीक है, तो बहुत बार बता चुका, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणा में 8.5 है और नीचे कितना है 3 बचा हुआ और यहाँ 2 बचा हुआ है, 3 दूनी कितना होता है 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3.14। अच्छा पहले गुणा कर लेते हैं ना, 72.25 है 10 और 8.5 है, 72.25, इसको गुणा कर लेते हैं 8.5 से, है ना, इसकी गुणा कर लेते हैं पहले, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये। ठीक है, पहले इसकी गुणा के बाद 614.125 डिवाइड बाई कितना बचा था 6 ना, 6 को 8 से गुणा कर दो सबके नीचे जाएगा, 6 गुणा में 8 है 48 आ गया। ठीक है, और ये सबके नीचे हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इनको यहाँ पे इनको जोड़ लेना है। अगर हम इनको जोड़ लें, ठीक है, बाहर क्या है 3.14, इनको आप जोड़ोगे 48 में 14 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 662.125 बटे में कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 300, ठीक है, पहले इसको इससे गुणा कर लेना और 6 से भाग कर लेना, 346.51 के आसपास आएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना लगभग, मतलब उस बच्चे ने जो निकाला है ना
वो गलत निकाला है क्योंकि उसने 345 निकाला हुआ है। अभी कितना आ रहा है 346.51।